आज हम सामाजिक शोध की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। सामाजिक शोध के अंदर जब हम कोई भी खोज, शोध या अनुसंधान करते हैं तो हमें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना होता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें हमें कोई भी शोध करते हैं तो विषय का चुनाव करना होता है। हर कोई विचार या मन में आया हुआ कोई भी सोच जो है वो हमारी समस्या या हमारा शोध का विषय नहीं हो सकता। शोध का विषय वही होगा जिसमें शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो, उसको जानने समझने में का अध्ययन क्षेत्र बड़ा नहीं होना चाहिए। शोध कार्य पूरा किया जा सके उपलब्ध विधियों की सहायता से। दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। विषय का चुनाव कर लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण जो होता है संबंधित साहित्य का अध्ययन होता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनर्विलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो संपूर्ण शोध क्रिया हमारी प्रभावित होती है, उसमें समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि संबंधित साहित्य का अध्ययन करने पर ही हमें बहुत सी समस्याओं और पहले से ही बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा जो है अध्ययन कार्य सरल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें इकाइयों का निर्धारण किया जाता है कि हमारी जो भी इकाइयां होगी उनकी परिभाषा क्या होगी, उनको हम किस प्रकार से उस शोध के अंदर अवधारणात्मक रूप में क्या मानेंगे। जैसे निर्धनता है तो निर्धनता की स्टैंडर्ड जो है मानक परिभाषा देनी पड़ेगी या हमें किसी दी हुई परिभाषा को अपने अनुसंधान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार बेरोजगारी की परिभाषा या तो हमें एक मानक परिभाषा बनानी पड़ेगी या दी गई विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में से कुछ उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। चौथा है प्राकल्पना का निर्धारण। शोधकर्ताओं ने अध्ययन समस्या के प्राथमिक ज्ञान के आधार पर एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष बनाते हैं जो हमारे शोध का आधार बनता है। यानी हमारे जब इतनी बात तय हो जाती है कि हमारी समस्या क्या होगी, हमने संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया, तो हमारे मन में कोई न कोई कार्य कारण संबंधों के आधार पर कोई न कोई ऐसा विचार बनता है जो हमारे शोध से पहले का पूर्व कथन, जो सिद्धांत से पहले का पूर्व सिद्धांत के रूप में होता है, जिसका हमें पुष्टिकरण करना होता है। प्राकल्पना के निर्माण के बाद शोधकर्ता की दिशा तय हो जाती है, उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है कि उसको करना क्या है। फिर आता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोध विषय के क्षेत्र का निर्धारण का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोध की सीमाएं भौगोलिक संख्यात्मक का निर्धारण कर लेना चाहिए। यानी उसकी कौन सी जनसंख्या होगी, कौन सी उसकी भौगोलिक सीमा होगी अध्ययन के लिए, वो हमें तय कर लेनी चाहिए। बहुत अधिक छोटा अध्ययन क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक बड़ा क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि छोटा होने से भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और बड़ा होने पर भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है जब हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर लेते हैं तो उसके अंदर हम किस
सूचनादाता से सूचना प्राप्त करेंगे, इसका निर्धारण किया जाता है। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क करना बड़ा मुश्किल होता है और जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो श्रम जो है हमारा बहुत अधिक लगता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा लेबर लगानी पड़ती है। इसके लिए हम निदर्शन विधि यानी उस बहुत बड़े क्षेत्र में से बहुत कुछ इकाइयों का चयन करके उन्हीं को प्रतिनिधित्व मानते हुए उनका अध्ययन, उनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है सूचना के स्रोतों के अध्ययन के उपकरणों व विधियों का निर्धारण। जब हम सूचना दाता तक पहुंच जाते हैं तो हमें कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है उनका भी निर्धारण करना होता है। जैसे हम अवलोकन विधि से अध्ययन करेंगे या हम प्रश्नावली से अध्ययन करेंगे, साक्षात्कार से अध्ययन करेंगे, एकल अध्ययन पद्धति प्रयोग करेंगे, प्राथमिक स्रोत लेंगे या द्वितीयक स्रोत लेंगे, इन सब को तय करना होता है और इन स्रोतों को कैसे प्राप्त किया जाए यह अध्ययन करना होता है। फिर आता है उपकरणों व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी। शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि उपकरणों व प्रविधियों का छोटे पैमाने पर लागू करके जांच कर ले और उसको 200 कमियों का पता लग जाए। इसको हम पूर्व परीक्षण कहते हैं। जैसे हमारे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनका प्रयोग करना है तो छोटे स्तर पे पहले इनको हम प्रयोग करके, अनुसूची और प्रश्नावली का प्रयोग करके ये देख लेना चाहिए कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार हम छोटे स्तर पर ही अनुसंधान करके एक पायलट स्टडी कर लेते हैं, पायलट जिसको अग्रगामी अध्ययन कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि जो हमने सैंपल लिया है वो छोटा पर्याप्त है कि नहीं है। पायलट स्टडी एक बड़े अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फिर आता है तथ्यों का अवलोकन व संकलन। शोध कार्य को संपूर्ण योजना तैयार हो जाने के बाद में क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ हो जाता है। तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों गतिविधियों का सहारा लिया जाता है। तथ्य संकलन के कार्य में लगे शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अध्ययन करें। इसके बाद तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीकरण। संपादन में आता है कि सारे तथ्यों को कलेक्ट करके उसमें अनावश्यक तथ्यों को बाहर निकाल देना चाहिए, जो काम के तथ्य हैं उनको रख लेना चाहिए। फिर उनका संकेतन करना चाहिए कि हम किसको किस प्रकार का संकेत देंगे, प्रतीक के माध्यम से उनको व्यवस्थित करना होता है। फिर समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे जाति के आधार पर, आयु के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी प्रकार से भी वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके बाद उनका सारणी में जचाकर सारणीयन कर लिया जाता है। फिर आता है तथ्यों का विश्लेषण। कार्य कारण संबंधों का पता लगाकर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसके लिए तथ्यों का विश्लेषण विवेचन किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद में उनका सामान्यीकरण कर निष्कर्ष पर पहुंचकर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है।